नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश चुप। आज कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का पाठ 10 कविता कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, के अभ्यास प्रश्न लेकर आया हूं। प्रश्न संख्या 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह कुछ कहना चाहती है। वह उसे लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है या उसकी यातनाओं के दुख को बांटना चाहती है। कभी उसे लगता है कि कोयल उसके कष्टों को देखकर करुण क्रंदन कर रही है और अंधेरे को चीरकर विद्रोह का बिगुल बजा रही है। प्रश्न संख्या 2, कवि ने कोकिल के बोलने के पीछे किन कारणों की संभावना बताई? कवि ने कोकिल के बोलने के पीछे अनेक संभावनाएं बताई हैं। कोयल कवि की यातनाओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करने आई है। कोयल परतंत्रता के अंधेरे को छांटने आई है। कोयल सोए हुए भारतीयों को जगाने आई है। प्रश्न संख्या 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि जिस प्रकार तम भयानकता का प्रतीक होता है, उसी प्रकार भारतीयों पर ब्रिटिश शासन के अत्याचार भयानक थे। प्रश्न संख्या 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। पराधीन भारत में कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं। राजनीतिक बंदियों को भी चोरों और लुटेरों के साथ अंधेरी कोठरी में हथकड़ियां बांध कर रखा जाता था। पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता था। उनसे पशुओं जैसा काम लिया जाता था। प्रश्न संख्या 5, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि दास्तों की बेड़ियों में जकड़े कवि को लगता है कि संसार में मृदुलता अर्थात कोमलता कहीं बची ही नहीं है। यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह सिर्फ कोयल की वाणी में है। अतः वह कोयल से पूछता है कि अर्धरात्रि में आकर अपनी मृदुल वाणी में क्या कहना चाहती है। ख, हूं मोट खींचता लगा पेट जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहता है कि ब्रिटिश शासन स्वतंत्रता सेनानियों पर अमानवीय अत्याचार कर रहा है ताकि स्वतंत्रता सेनानी झुक जाएं। परंतु स्वतंत्रता सेनानी अमानवीय कष्ट सहकर भी झुक नहीं रहे हैं। वह स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर जुआ बांधकर चरसा चला रहा है, अर्थात उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, परंतु वह हार नहीं मान रहा है, अर्थात अंग्रेजों की अकड़ तोड़ रहा है। प्रश्न संख्या 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को यह अंदेशा है कि वह कैदियों पर ढाए जाने वाले भयंकर अत्याचारों को देखकर दुखी हो उठी है। प्रश्न संख्या 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि वह बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद उठा रही है जबकि वह 10 फुट की काल कोठरी में जीने को मजबूर है। साथ ही कोयल के गीतों की अर्थात उसकी वाणी की सभी सराहना करते हैं जबकि उसके लिए रोना भी गुनाह हो गया है। प्रश्न संख्या 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हैं? कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियां अंकित है। कवि ने उसे बसंत में गाते सुना है। वह प्रकृति में नवजीवन के संदेश वाहिका मानी जाती है। अब कोयल इन मधुर स्मृतियों को नष्ट करने पर इसलिए तुली है क्योंकि वह अंग्रेज सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों से दुखी है। प्रश्न संख्या 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने हथकड़ियां किसी गलत कार्य के लिए नहीं पहनी है।
उन्होंने तो यह हथकड़ियाँ देश के लिए पहनी हैं, अतः उनके लिए तो यह गहना है। प्रश्न संख्या 10, काली तुम ऐ आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। जब काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो और प्रत्येक बार अर्थ भी अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। यहाँ काली शब्द बार बार आया है, परंतु उसका अर्थ अलग अलग है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। काली तू रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली में काली काले रंग के संदर्भ में प्रयोग है। शासन की करनी भी काली, मेरी काल कोठरी काली में काली अन्याय के अर्थ में प्रयोग हुआ है। काली लहर कल्पना काली में काली निराशा के अर्थ में प्रयोग हुआ है, अतः काली के अलग अलग अर्थ होने के कारण पंक्तियों में यमक अलंकार है। प्रश्न संख्या 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी। इस पंक्ति में कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों पर और भयंकर अत्याचार किए जाने की संभावना की ओर संकेत किया है, साथ ही प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।